हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पीछे बेसिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिखाया, बट अब आज मैं आपको कुछ प्रो वर्जन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा जिस पे जल्दी से बच्चों का नजर जाता नहीं है और उनको ज्यादा अच्छे से बताया भी जाता नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, पीरियोडिक टेबल के उन एलिमेंटों को बच्चों आइडेंटिफाई कर देता। देखिए, पीरियोडिक टेबल लिखने की बात है तो मैंने पीछे आपको सिखा रखा है। चलो देखो, फटाफट लिख देते हैं। क्या है पीरियोडिक टेबल? ह ली ना करे रब से फरियाद। उसके बाद क्या आता है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। उसके बाद क्या है? फोर्थ पीरियड से कौन शुरू हो जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना कॉपर जिंक। उसके बाद क्या आ जाएगा? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। उसके बाद कौन आ जाएगा? ला हफ्ता वरना रे ओ एस इरफान पठान और होगार्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। ये हो गया हमारा कौन? ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। उसके बाद कौन आ जाएगा हमारा? उसके बाद आ जाएगा पी ब्लॉक। तो बेरिलियम के बाद से शुरू होता है, यहां आ जाएगा बोरॉन। तो बाबा, यहां आ जाएगा अली, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर। फिर कौन आ जाएगा? कहे शिव जी। और फिर कौन आ जाएगा? सुने पार्वती आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद बच्चों आ जाएगा कौन? नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। उसके बाद कौन आ जाएगा? ओ एस सीमा तेरा फोन नंबर। फिर कौन आ जाएगा? फिर कल बाहर आई आरती। उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों? इनर्ट गैस आ जाता है। क्या होता है इनर्ट गैस? हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। उसके बाद क्या आता है सरकार? उसके बाद है ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं जो कहां पे रखे हुए हैं? बॉटम पे रखे हुए हैं। आओ हम भी बॉटम पे लिख देते हैं इनको फटाफट। ये देखिए, लेंथेनम के बाद शुरू होता है तो लालू सीमा प्रीति नंदा पीएम संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। उसके बाद क्या जाएगा बच्चों? उसके बाद एक्टिनियम के बाद एक था पैदल चलने वाला, उसने नेपाल पूना अमेरिका काठमांडू बैंकॉक सिर्फ 41 दिनों में चलकर फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। ये रहा पूरा का पूरा हमारा पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको याद करना भी सिखाया था जिंगल के हेल्प से। और साथ साथ बच्चों मैंने बोला था इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी निकालना सिखाया था। प्यारे बच्चों, अब जरा देखो, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पिछला वीडियो देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा ही लगा होगा, बहुत जबरदस्त भी है वो। अगर आपको लगता है कि वो जबरदस्त नहीं है तो आप किताबी थियरी पढ़िए और किताबी थियरी पढ़ करके 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115, 120 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो आपको उस लेक्चर का इंपॉर्टेंस पता लग जाएगा बहुत आसानी से। अब मेरे शेरों देखो, भारत भर में सिर्फ एक्सेप्शन के नाम पर क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एक बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करती है उसमें कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। इवन जेईई एडवांस तक में भी क्वेश्चन पूछ रखा है। किसके बारे में पूछ रखा है? पीडी के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। बहुत बार उल्टा सीधा फंसाने के लिए पूछ रखा है आपसे किसके? ये थोरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कब? जब इस पर कोई चार्ज ना हो, यानी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस मौजूद हैं और साइंस में तो कुछ एक्सेप्शन होता नहीं है। जो बातें साइंस के हिसाब से
नेचर में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन कर लेते हैं वो लॉजिकल है। जो नेचर में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनको एक्सेप्शन बोल दिया जाता है। अब साइंस नेचर का गुलाम है, नेचर साइंस का गुलाम तो है नहीं। अगर साइंस के हिसाब से कुछ चीजें अलग आ रही हैं और नेचर में अलग हैं तो नेचर तो बदलाव करेगा नहीं कि अच्छा भैया साइंस तुम्हारे हिसाब से अलग आ रहा है तो मैं स्वयं में बदलाव कर लेता हूं। हमें नेचर ही परमात्मा है, नेचर ही ईश्वर अल्लाह गॉड है, नेचर ही सब कुछ है। तो जो सुधार होगा वो हम में होगा, वो विज्ञान में होगा, वो प्रकृति में नहीं होगा मेरे प्यारे सरकारों। तो जब मैं एक्सेप्शन बोलूंगा तो साइंस में कुछ एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन का मतलब है कि वो बातें जो प्रकृति के हिसाब से तर्क संगत नहीं है, मींस दोस कॉन्सेप्ट व्हिच इज नॉट कॉन्सेप्चुअल विद रिस्पेक्ट टू नेचर, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं एक्सेप्शन। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, इनका भी नहीं करता, इनका भी नहीं करता, इनका भी नहीं करता, और जो है इनका भी नहीं करता, और जो है इनका भी नहीं करता, इनका भी नहीं करता, और इनका 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 और इनका और इनका और इनका भी नहीं करता। तो ये देखिए जितने एलिमेंट्स को मैंने क्या कर रखा है, सर्कल कर रखा है प्यारे सरकारों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य नियम कानूनों से नहीं आता है। हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाते समय 3 पॉइंट बोला था। पहला पॉइंट क्या था याद करिए कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल्स की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। द नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेल। इसका यूज हमने पीछे किया और बहुत मजा आया। दूसरा मैंने क्या बोला था कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस बड़ा होता है, और किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा होता है। मींस इलेक्ट्रॉन विल फिल इन एनी डी व्हेन नेक्स्ट s इज फिल्ड, एंड इलेक्ट्रॉन विल फिल इन एनी f व्हेन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट मींस टू नेक्स्ट s इज फिल्ड। अब द थर्ड पॉइंट इज कि मैंने आपको बोला था, जिसका मैंने पिछले लेक्चर में कहीं कोई यूज नहीं किया। थर्ड पॉइंट क्या बोला था? थर्ड पॉइंट मैंने आपसे बोला था कि आइदर half filled subshells are more stable और full filled। मैंने आपसे यही बोला था कि या तो आधे भरे हुए सबशेल मोर स्टेबल होते हैं और या तो पूरे भरे हुए सबशेल मोर स्टेबल होते हैं। तो मेरे प्यारे सरकारों, आओ जरा हम इनकी बैंड बजा देते हैं। तो चलो हम इनका सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख देते हैं सरकारों। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 42। तो ये क्या हो जाएगा 44, ये क्या हो जाएगा 45, ये क्या हो जाएगा 46 और ये क्या हो जाएगा 47, इसका होता है 78 और इसका कितना होता है बताओ? मैं बताऊं? इतना कुटाई लगेगा ना। इनमें क्या डिफरेंस चलता है मेरे राजा भैया? 18, 32, क्या दिक्कत है? तो इसमें 32 जोड़ दो लेते, इसका कितना आ जाएगा 74। अब यहां आ जाइए, ये 57 होता है तो दिस इज द 58 और उसके बाद 59, 60, 61, 62, 63, दिस इज द 64। एक बार फिर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, इट्स ओके। और ये क्या हो जाता है 71 और ये क्या है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, उसके बाद ये क्या हो जाता है 103। तो मेरे प्यारे सरकारों, हमें पढ़ाया जाता है ज्यादातर अगर मैं बात करूं, और वो क्या था कि हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन के नाम पे किसको? एक्सेप्शन के नाम पे हम पढ़ते हैं क्रोमियम और कॉपर को। अब पूरे भारत के किसी स्कूल में चले जाओ, किसी कोचिंग में चले जाओ, तो क्रोमियम और कॉपर पढ़ा करके फुर्सत ले लिया जाता है। बट मेरे प्यारे सरकारों, मैं आपको कुछ ऐसी नजर देता हूं कि अगर आपने इसको ध्यान से एहसास करने की कोशिश की तो केमिस्ट्री का वो बड़ा हिस्सा जिसका नाम है इनऑर्गेनिक, उसमें आपको थोड़ी समस्याएं कम होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ और हम क्रोमियम से ही शुरू करते हैं। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम जानते हैं
कि जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पहले सेल में जाता है, तो पहले सेल में डाल देंगे और लिख देंगे 1s2। फिर दूसरे में जाता है, दूसरे सेल में कितना सब शेल जरा पूछ के बताओ, 2, कौन, 2s और 2p, तो इसमें हम डाल देंगे 2s2 2p6। फिर तीसरे सेल में जाता है 3s2 3p6, और मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब तक ना डालें जब तक कि उससे अगला एस भरा हुआ ना हो, तो 3d में मत डालिए। आगे क्या आ जाएगा, 4s2। आगे अगर 4s2 आ गया तो अब बचा क्या मेरे प्यारे बच्चे, बचा क्या, 3d बचा। अब जरा देखो 4s2 पे 20 हो जाता है, 3d में 4 दे दिया, हमें लगेगा कि ये सही है, बट जरा देखो ये सही नहीं है। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने पर 4s2 लुक्स लाइक दिस, ये देखो ऐसा, और 3d4। हम जानते हैं कि d सबशेल में, पिछले क्लास में मैंने बता रखा है कि टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, तभी तो उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये देखिए, ये सब ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 और प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, 1 2 3 4 5। ये तो तुम मुझे करते समय एहसास कर सकते हो कि मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं लगती है। कोई पीपीटी फीपीटी मेरे को क्वेश्चन कराने के लिए भले लगता है, पढ़ाने उठाने के लिए मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं लगती। क्वेश्चन अगर हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कराने हैं तो थोड़ा पीपीटी की जरूरत लगती है। बाकी कहो पूरा इनऑर्गेनिक बिना कुछ देखे और बिना कुछ सुने पढ़ा सकता हूँ, बिना कुछ भी, कोई जरूरत नहीं कुछ भी देखने का। और पूरे इनऑर्गेनिक नहीं, पूरी फिजिकल, पूरी ऑर्गेनिक, सब कुछ। तो देखो प्रैक्टिस का यही मतलब है, प्रैक्टिस का मतलब है कि आपका जितना बेहतरीन फोकस होगा, जितना बेहतरीन आप सिर्फ अपनी बातों से मतलब रखेंगे, उतना बेहतरीन कंटेंट आपके दिमाग में याद हो जाएगा। बच्चों जरा देखो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये वाला, ये जो 4s है बच्चों, ये तो फुलफिल है, लेकिन ये जो 3d है बच्चों, ये ना तो फुलफिल है और ना ही हाफ फिल है। ठीक है, अगर मैं एक जुगाड़ लगा दूं, मुझे दिख रहा है, अगर मैं उठा करके एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें डाल दूं, मतलब मैंने क्या किया कि मैंने 4s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया 3d में। तो तुम पूछोगे अगर 10th पास किए हुए बच्चे हो तो क्यों कर दिया? तो देखो, परमात्मा की बनाई इस दुनिया में वो सारा काम अपने आप हो जाता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती हो। मीन्स एवरीथिंग विल हैपन स्पॉन्टेनियसली विच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम। तो इसमें आप ये नहीं पूछ सकते कि क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि मैं तुरंत जवाब दूंगा कि ऐसा हो जाने से देखो क्या होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया तो अब 4s की जो भोली सी सूरत है वो ऐसी हो जाएगी, और जो 3d की भोली सी सूरत है बच्चों वो ऐसी हो जाएगी, 1 2 3 4। और देखो एक इलेक्ट्रॉन पीछे से आ गया ये। अब जरा इन्हें तुम ध्यान से देखो, दिस विल बिकम 4s1 एंड दिस विल बिकम 3d5। अब जब तुम इनको ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि इस बार तो 4s क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और 3d5 में जरा देखो, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं कि नहीं? सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, मतलब 3d5 भी क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो पहले वाले कॉम्बिनेशन में 4s तो फुलफिल था, लेकिन 4s तो फुलफिल था, लेकिन 3d ना तो फुलफिल है और ना ही हाफ फिल है। बट जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसमें 4s भी हाफ फिल है और 3d भी हाफ फिल है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? मैंने सिखाया था कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। यानी अगर कहीं ऐसी व्यवस्था बन रही है कि दो के दोनों क्या हो जा रहे हैं, हाफ फिल्ड हो जा रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन की स्टेबिलिटी इस कॉम्बिनेशन से क्या होगी, ज्यादा। इसलिए हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख करके हम कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे बच्चों? हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, यानी कि हम 3d में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे प्यारे सरकार, ट्रांसफर करा देंगे, सॉरी 4s में से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा देंगे, कहां पे, 3d में। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक्चुअल आंसर क्या है, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आ जाएगा 3s2
3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s1 3d5। दिस इज द परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज इम्परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी को हम एक्सेप्शनल बोल देते हैं। अब साइंस में तो भाई देखो कुछ एक्सेप्शन होता नहीं है। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्रोमियम के बाद बच्चों दूसरा एलिमेंट है कॉपर। इतनी बार होगा कि प्रैक्टिस करने वाले को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो कॉपर है, कॉपर का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। चलो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी मैनर में कर देते हैं जो पिछले लेक्चर में सर ने आपको सिखाया, यानी कि मैंने आपको सिखाया। प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा 3p6। हम जानते हैं किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाता जब तक कि उससे अगला s भरा हुआ ना हो। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, हम इसमें डाल देंगे 4s2। 4s2 पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4s2 पर 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बचा कितना, 9 बचा। भाई 29 का करना था, 20 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 9 बचा। तो अब मैं ये 9 इलेक्ट्रॉन उठा करके कहां डाल देता हूं, 3d में। अब जरा इसका तुम गौर पूर्वक ऑर्बिटल डायग्राम देखो। अब थोड़ा ये 4s2 ऐसा होगा, d सबशेल में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब शुरू होती है जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। ये हुन्स लॉ है, आगे सिखाऊंगा भी। तो देखो उसके बाद ये नहीं कि पहले ही पेयरिंग करा दो, फिर उसके बाद अपन 6 7 8 9 ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखो ऐसी स्थिति को अगर हम थोड़ा दिल से देखें तो हम पाएंगे कि इस वक्त 4s तो फुलफिल है, लेकिन ये जो 3d9 है ये ना तो फुलफिल है और ना ही हाफ फिल है। भाई 3d10 होता तो फुलफिल हो जाता और 3d5 होता तो हाफ फिल हो जाता। अब ये 3d9 है, ना तो ये फुलफिल की कैटेगरी में आ रहा है और ना ही ये हाफ फिल की कैटेगरी में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों दिल के सच्चों जरा देखो क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करके देख लो तो क्या हो जाएगा, जरा देखो दिस विल बिकम 3d10 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 4s1 एंड दिस विल बिकम 3d10। तो जरा देखो 3d10 कैसे होगा, सब में पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन डाल दो, फिर सब में पेयरिंग करा दो। और जरा देखो ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एक ऐसे यानी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा ऐसे यानी दूसरा कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सेम स्पिन जब होती है तो वो क्या करते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। 10th की फिजिक्स में पढ़े होगे ना, फैराडे लॉ। तो क्या होता है कि अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है वो नॉर्थ पोल जनरेट कर दिया और दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो भी नॉर्थ पोल जनरेट कर देगा। तो दोनों में क्या वर्क करने लगेगा, रिपल्शन वर्क करने लगेगा। अभी जब उनके स्पिन्स अपोजिट होते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन वर्क करता है। किसी एक जगह पे रहने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए। भाई एक घर में कोई रह रहा है, अगर दोनों बीच रिपल्शन है तो क्या हो जाएगा, लिए तलाक का पेपर जाके जो है कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, साथ नहीं रह पाएंगे। बट अगर दो लोगों में अट्रैक्शन है, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो क्या करेंगे, भाई भाई हो गया, भाई भाई में तो तलाक होता नहीं, लेकिन भाग जाते हैं ससुरे घर छोड़ के, एक भगा दूसरा भगा। भाइयों में अट्रैक्शन है तो एक साथ रह लेंगे और रिपल्शन है तो एक साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो जरा देखो सेम वही काम यहां होगा। अगर यहां इनके बीच क्या है सरकारों, दोनों की स्पिन अपोजिट है तो एक साथ रह सकते हैं, बिकॉज दे विल जनरेट डिफरेंट मैग्नेटिक पोल। इफ दिस विल जनरेट नॉर्थ देन दिस विल साउथ, और इफ दिस विल जनरेट साउथ देन दिस विल नॉर्थ, ठीक है। अब जरा देखो 3d10 होते ही ये जरा देखो प्यारे बच्चे फुलफिल हो गया कि नहीं, और ये 4s1 होते ही हाफ फिल हो गया। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि 4s और 3d की बात करें तो पहले कॉम्बिनेशन में ये तो फुलफिल है, बट ये ना तो फुलफिल है और ना ही हाफ फिल्ड है। बट दूसरे कॉम्बिनेशन में आए तो 4s क्या है, हाफ फिल है, और 3d क्या है, फुलफिल है। तो तुम अपने मन से पूछो कि जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था उसमें से जरा बताओ क्या बताया था कि सबशेल्स आर मोर स्टेबल ओनली एंड ओनली दैट केस व्हेन दे आर आइदर फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। तो ये कॉम्बिनेशन स्टेबिलिटी को
इंक्रीज करता है, इसलिए ये करेक्ट माना जाता है और इसको इनकरेक्ट माना जाता है। तो अगर मैं फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 का लिखूं तो वो ऐसा नहीं हो करके वो कैसा होगा, ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा 4s1 3d10। दिस इज द परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो यही दो बच्चों को ज्यादातर पढ़ाया जाता है, बट मेरे पास तो एग्जामों का एग्जाम्पल्स का पूरा जखीरा है। उसके बाद जरा देखो कौन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है मोलिब्डेनम। इट्स एटॉमिक नंबर इज 42। प्यारे बच्चों, अगर मैं मोलिब्डेनम की बात करूं तो देखो, घबराना इसलिए नहीं है कि जैसा क्रोमियम में हुआ, जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स लाई करते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। तो जैसे क्रोमियम में खेल हुआ वैसे मोलिब्डेनम में होगा। बट याद रखना, टंगस्टन बड़ा बदमाश है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जिन पे स्टार लगा रहा हूं ये बिल्कुल भी अलग है, टंगस्टन और ये पैलेडियम। इस पे स्टार लगा दे रहा, देखो स्टार, और ये देखो इस पे थोरियम पे स्टार लगा दे रहा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप किसी से भी पूछ लोगे तो जब तक वो बुक खोल के चेक नहीं कर लेगा तब तक वो गलत ही बताएगा। तो देखो, चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, मोलिब्डेनम की बात कर देते हैं। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर क्या है, 42। सबसे पहले रिलैक्स रहो, सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। मैं भी रिलैक्स रह लेता, पानी पी लेता। और रिलैक्स रहने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप इतना रिलैक्स ना हो जाए कि मेरी बातों से डिस्कनेक्ट हो जाए। देखो बच्चों, किसी भी चीज को सीखने के लिए भाइयों थोड़ा दम तो लगाना पड़ता है ना यार, दम लगाना पड़ेगा। देखो 1s2 सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, छोटा बच्चा भी होगा तो अब जान चुका होगा, पहले शेल में। पहले शेल में कितने सबशेल तो मैंने बता रखा है, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। पहले शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1, तो कितने सबशेल हो जाएंगे, 1, उनका नाम क्या है, 1s। दूसरे सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो कितने सबशेल हो जाएंगे, 2, कौन कौन, 2s और 2p। 2s में 2 और 2 और p में कितने आते हैं, 6। तो इसी तरह से 3s2 3p6 और 3d में नहीं जाएगा। अब बाबा ये तो पीछे सिखा रखा हूं ना, ये तो आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 4s2 और 3d 10 हो जाएगा, फिर 4p6, फिर 4d। चौथे सेल में 4 सबसेल होते हैं, 4f नहीं जाएगा। 5s2, अब मैं तो जानता हूं भैया कि 5s2 होते ही कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 5s2 होते ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5s2 भरते ही 38 हो जाते हैं। तो बचा कितना, 42 के लिए 4 मैंने डाल दिया इधर। अब जरा देखो, जैसे ही मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो 5s में कुल ऑर्बिटल 1 होते हैं, ये देखो ऐसा है। और 4d का जब मैं बनाऊंगा तो देखो 1 2 3 और ये 4 5, तो 1 2 3 4, ये 4d हो गया, ठीक है, 4d4। तो देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, 5s की बात करूं और किसकी बात करूं, 4d की बात करूं, किसकी बात करूं, 4d की, तो 5s देखो पूरा भरा हुआ है, फुलफिल है। लेकिन 4d बच्चों ना तो फुलफिल है और ना तो हाफ फिल है, बिल्कुल। अब जरा देखो क्या करें, क्या कोई व्यवस्था करके इस कॉम्बिनेशन को और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाया जा सकता है? तो मेरे पास जवाब है हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कैसे? आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि इसमें से इसमें, ये कह रहा मैं, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो चीजें कुछ ऐसी हो जाएंगी, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब जरा देखो भैया जी, दिस वन इज 5s1 एंड दिस वन इज 4d2 10। तो व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या है, दिस वन इज हाफ फिल्ड,
यानी कि इस बार जो 5s है वो हाफ फिल्ड है और ये क्या है, फुल फिल्ड। तो देखो इसमें एक तो फुलफिल था बट दूसरा ना तो फुलफिल था और ना ही हाफ फिल्ड था। इसमें जरा देखो, एक फुलफिल है एक हाफ फिल्ड है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज मच मोर बेटर देन दिस वन, दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन इन एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स आल्सो। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 फिर 3d 10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s1 4d सॉरी पूरा भर दिया मैंने, क्षमा प्रार्थी हूँ, दिमाग बट गया, ये 5 होगा ना, हाँ तो सॉरी 1 2 3 4 5 ठीक है। तो ये यानी कि ये फुलफिल ना होकर के ये भी क्या होगा, हाफ फिल होगा। देखो जरा सा मैंने सोचा टाइम के बारे में, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, हल्का सा मेरे दिमाग में चला कि ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं, तब तक देखो खट से गलती हो गई। इसलिए जब हम कोई काम कर रहे हो तो हमें फोकस रखना पड़ेगा, और आज मैं थोड़ा लेट सो के उठा तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। जल्दी आप अगर काम को करना है तो आपको टाइम के प्रति बाउंडेड रहना पड़ेगा, नहीं तो सिली मिस्टेक्स हो जाएगा, तो जैसे कि मुझसे अभी हो गया। खैर कोई नहीं, मैं तो मिटा सकता हूं, आपके पास मिटाने का अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि आप एग्जाम में अगर बैठे हैं और गलती कर दिए तो आपका चैलेंज मुझसे बड़ा है, तो फिर वहां मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दिस विल बिकम 5। तो बच्चों अगेन कॉन्सेप्ट तो पूरा वही है, केवल मैंने 5 की जगह 10 कर दिया था बस। तो मेरे प्यारे सरकार, दिस इज द मोर परफेक्ट मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिब्डेनम। अब सेम कॉन्सेप्ट लगा, बट देखो आगे कुछ और गड़बड़ होने वाला है। देखो अब सिर्फ मॉलिब्डेनम के बाद मौत तक रुकावट, ये देखो RU है, RU यानी कि उसका मॉलिब्डेनम का 42 था तो मौत तक रुकावट 42 43, इसका 44 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, RU के बाद जो चलेंगे कौन कौन, बहुत सारे हैं सिल्वर तक, उनमें थोड़ा अलग सी बातें हैं, उनको थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो जरा, मैं जस्टिफाई तो कर दूंगा बट आपको सुनना पड़ेगा बहुत गौर से। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी सिखाए गए रूल से करोगे तो सबसे पहले 1s2 लिखोगे, फिर 2s2 2p6 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 3s2 3p6 लिखोगे, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d 10 लिखोगे, 4p6 लिखोगे, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 लिखोगे, 4d 10 लिखोगे, नहीं लिख सकते 4d 10। 5s2 होते ही कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 38। अब 38 में मैं कितना जोड़ दूं कि 44 हो जाए, तो 38 में 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 44। तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया। बट जैसे ही आप एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो पीरियोडिक टेबल में एक पीरियोडिक टेबल तो ऐसा बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है, बट एक पीरियोडिक टेबल ऐसे बना हुआ है पीरियोडिक टेबल यूनिट में ही, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें नीचे उन सब का क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बॉक्स में एलिमेंट लिखा है और वहीं नीचे उसका क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो प्यारे बच्चों उसमें जब आप देखोगे तो ऐसा ना लिख करके उसमें ऐसा लिख रहा होगा 4d7 और 5s1। अब इस बात को कैसे जस्टिफाई करें? अब तक हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रहे थे और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से या तो सबशेल फुलफिल हो जा रहा था और या तो सबशेल हाफ फिल हो जा रहा था। इस बार इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हो रहा है, इसका जवाब पूछोगे तो आपके पास जल्दी से कोई जवाब आएगा ही नहीं, और पहली चीज आपको कोई बताएगा ही नहीं, और आपकी नजर उतनी बारीकी से वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। और कहीं पूछ लिया कि अभी नीट का पेपर देखो कैसा आया था, केमिस्ट्री का मेन से टफ था, तो अगर पूछ लिया तो आप उसमें फिर अटकोगे। तो देखो अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ये ऐसा बनेगा बच्चों, 5s2 ऐसा बनेगा, और अगर मैं इसको बनाऊं तो ये देखो 4d 1 2 3 4
5, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब मुझे ये जानना है कि इसमें मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर भी दे रहा हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये 4d6 के बजाय ये क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये 5s1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। अब जरा बताओ, ये 4d7 हो गया। अब सारे नियम कानून एक्सेप्शन के धरे रह गए। बताओ, ये 5s है और दूसरा कौन सा है 4d है। पहले इसमें जरा देखो 5s क्या था, फुलफिल था, और 4d क्या था, ना तो फुलफिल था और ना ही हाफ फिल था। इसमें आ जाओ जरा, इसमें देखो 5s क्या हो गया, हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड अगर कोई फुल फिल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो हाफ फिल हो जा रहा है और जिसमें डाला जा रहा है वो भी हाफ फिल हो रहा है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और जिसमें डाल रहे हो वो ना तो फुलफिल हो रहा है ना हाफ फिल हो रहा है, और जो फुल फिल था वो हाफ फिल हो जा रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना, ये तो समस्या क्रिएट कर देगा। तो ये हाफ फिल हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रॉब्लम हुआ भाई। फुलफिल हाफ फिल में तभी जाएगा जब दोनों हाफ फिल हो रहे होंगे, और दूसरा वाला अभी भी ना तो हाफ फिल है ना फुल फिल है। फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में क्यों दिया रहता है, क्यों ये वाला नहीं दिया रहता है? इसका जवाब, पहली चीज तो इसके जवाब तक कोई, इस सवाल तक ही कोई नहीं पहुंचता जल्दी। स्मार्ट बच्चे ही पहुंच पाते हैं, और जब सवाल तक पहुंच भी गए हैं तो जवाब तक पहुंचना तो थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है। प्यारे बच्चों देखो, 2-3 तरीके से मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूं। पहला तो अगर बदमाशी वाली बात करूं तो एग्जाम में आंसर आना प्रायोरिटी पे है। कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, ये कोई पूछने वाला तो है नहीं। अगर मैं कोई अपनी बताई बात बोलूं जिससे सारे आंसर सही हो जाएं, तो आपका हक भी नहीं बनता कि आप मुझ पे उंगली उठाओ। अगर कहीं वो गलत हो रहा है तब आप मुझ पे उंगली उठा सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं वो सही है गलत है ये बात सेकेंडरी है। अगर मैं जो मैं बोल रहा हूं उससे सारे आंसर आ जाएं तो इसका मतलब आपको मुझ पे उंगली उठाना नहीं चाहिए, भले ही वो बात गलत क्यों ना हो, उसको सीख लेना चाहिए। या आप कोई दूसरा मेथड बताओ या आप कहीं से जस्टिफाई करो। एक तो ये बात हो गया। दूसरा है प्योर साइंटिफिक बातें बोलना। प्योर साइंटिफिक बातें बोलूंगा तो उसको हजम करने में थोड़ी समस्या होगी, तो मैं दोनों बोल देता हूं। पहले तो मैं एक ऐसी बात बोलता जिससे सबके आंसर जस्टिफाई हो जाएंगे, फिर मैं प्योर साइंटिफिक बात बोलता। आपको जो अच्छा लगे दोनों में वो ले लीजिए। तो जस्टिफाइड आंसर में जरा देखो, मैं ऐसे बोलूंगा, D7 is more close to D10 in compared to D6। जैसे D10 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर वो D10 को नहीं अचीव कर सकता तो कम से कम उसके पास वाली वैल्यू को अचीव करे। जैसे मान लो तुम्हें 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, तुम A, B, C 3 कंपनियों में गए। A ने ऑफर किया 10,000, B ने ऑफर किया 50,000, C ने ऑफर किया 90,000, तो कहां काम करना पसंद करोगे? जहां 10,000 मिल रहा है। अब वे C में काम करेगा ना जहां पे 90,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि 90,000 rupees is more close to 1 lakh, which is your requirement. So we can say that this subshell want to become more stable, and in more stable case its configuration is D10. अब ये अगर D10 नहीं है, it is a D6, then it will try to convert itself more close to D10. अब तुम पूछ सकते हो सर ऐसा तो हर जगह हो जाएगा? नहीं भाई, हर जगह नहीं होगा। तो तुम ये पूछ सकते हो सर कहां कहां होगा? तो जहां जहां मैं बताऊंगा वहां वहां होगा। ध्यान रखना पड़ेगा भाई, केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले यहां होगा RU में। ये तो हो गया जस्टिफाई करने वाली बात। अब मैं प्योर साइंटिफिक बात बोल देता हूं। देखो, अगर मैं 5s में 2 इलेक्ट्रॉन रखूं तो RU फट से +2 दिखा देगा,
और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखूं, +2 मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉनों को इजीली दे देता है ना कोई चीज, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कमजोर होगा तो वो फट से निकल जाएगा। अब नेचर में अगर Ru को देखा जाए तो वो फट से +1 दिखा देता है। अगर तुमने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो फट से क्या दिखा देगा, +2 दिखा देगा। ये साइंटिफिक बात हो गई। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन नेचर में होने वाली घटना के सपोर्ट में होना चाहिए। हमारा कॉन्फ़िगरेशन नेचर में होने वाली घटना के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये इजीली +1 दिखा देता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैसे तो आउटर मोस्ट 4d 5s दोनों को मानते हैं, वो बहुत अंदर की बात हो जाएगी। ns और n-1d की एनर्जी सेम होती है। अभी तुम तो ये सीरीज स्पेशली 10th पास करके आए हुए बच्चों के लिए है, फिर भी मैं थोड़ा लेवल को उठा रहा हूं, क्योंकि याद रख लेना, अगर तुमने इजी ढूंढने की कोशिश की तो फिर तुम फंसोगे, क्योंकि नीट हो या मेंस हो, उसमें अब कुछ बहुत इस साल के एग्जाम ने प्रूव कर दिया है कि बहुत इजी तो नहीं आने वाला है। आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। और ये जो मैं बोल रहा हूं, आप मेरे ऊपर उंगली उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के भीतर से बोल रहा हूं। इवन आपको मेरा धन्यवाद कहना चाहिए कि मैं आपको उन जगहों तक भी लेके चल रहा हूं जहां तक आप इजीली अपने दम पे तो इजीली नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग स्मार्ट हो चले जाएं, बट इजीली जाना वहां तक बहुत कठिन है। तो दैट्स वाई हम नेचर की बात को जस्टिफाई करने के लिए हमें जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा, क्योंकि नेचर आफबाऊ जैसे छोटे से आदमी का गुलाम नहीं हो सकता। ये ब्रह्मांड विशाल प्रकृति है, इसके ये अपने में परिवर्तन नहीं करेगा, तुम्हें थियरी में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमने थियरी में चेंज कर दिया, होना ऐसा चाहिए था, हमने ऐसा कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये जबरदस्ती वाला जवाब हो गया। और जो मैंने बोला वो क्या था दोबारा, वो जस्टिफाइड आंसर था। बट तुम जबरदस्ती वाला ज्यादा अच्छे से याद रखो कि सर इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उससे D7 बन जाता है, एंड D7 इज मोर क्लोज टू D10 इन कंपेयर टू D6। दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज लेस स्टेबल। तो सो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, और 5s1 और 4d7। दिस इज द जस्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप अगर एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल को खोलोगे तो उसमें 2 पीरियोडिक टेबल बना है। एक पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा हुआ है, उससे थोड़ा आगे जाओगे तो एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है जिसमें बॉक्स जो बने हुए हैं उसमें नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो जब तुम आरयू के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा होगा 5s2 4d6 ना लिख करके वहां पे लिख रहा होगा 5s1 4d7। तो इसको जस्टिफाई करना पहली चीज तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं आपको, और जो पढ़ा रहा है उससे सीख लेना इस बात को। तो दिस वन इज द परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कहां कहां लागू होता है ये मैं बताऊंगा कहां कहां लागू होता है। आरयू से शुरू हो गया, अब हर जगह लागू होगा। देखो, मौत तक रुकावट, अगला क्या था, रा, तो RH रोहिडियम। 44 के बाद क्या हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 45 का तुम मेरे सिखाए गए सिद्धांतों के हिसाब से अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या पाओगे, देखो तुम पाओगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 और 5s2 डाला तो बचा कितना, 5s2 के बाद 45 के लिए कितना हो जाएगा, 38 7 हो जाएगा। अब जब तुम देखोगे एनसीईआरटी तो उसमें 4d7 5s2 लिखा ही नहीं होगा, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा ही नहीं होगा। जब तुम देखोगे तो उसमें ये लिखा होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मारेगा, दिस विल बिकम 4d8 and this will become 5s1। अब यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो फिर मैं तुम्हें जस्टिफाई कर दे रहा हूं, 2 जवाब है मेरे पास, दोनों में से जो अच्छा लगे वो जान लो। ये तो कह सकते हो एक तरह से जो अपने हिंदी में बोलते हैं चूतिया बनाना, उस तरह का जवाब बोल सकते हो इसको। क्या कि D8 is
मोर, बस भाई चूतिया बनाना हो, बेवकूफ बनाना हो, कुछ भी सब एक ही बात है। हमको फाइनली क्या करके रखना है, हमको फाइनली कॉन्फ़िगरेशन होता कैसा है ये ध्यान रखना है। किस मेथड से ध्यान रखना है ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। D8 इज मोर क्लोज टू D10 इन कंपेयर टू D7, दैट्स वाई। और अगर एक्चुअल बात जानते हो तो देखो, अगर उसके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो झट से +2 दिखा देगा, जबकि झट से दिखाता क्या है, +1। तो इसका +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल भी होता है और इजीली फॉर्म होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो दिस इज द रीजन कि नेचर का जो RH होगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर कर रहा होगा, यानी अपने ऊपर कितना चार्ज रखना चाह रहा होगा, +1। अब कोई अपने ऊपर चार्ज कैसे रखता है, इलेक्ट्रॉनों को दे करके। कौन से इलेक्ट्रॉनों को देता है, जो सबसे बाहर होते हैं। तो सबसे बाहर अगर मैंने 2 कर दिया तो ये फट से +2 दिखा देगा, बोलो, जबकि ये फट से दिखाता क्या है, +1। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूं। अगर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही हुई तो तुम इसको पकड़ने की कोशिश करना। +1 जल्दी दिखा देता है इन कंपेयर टू, जल्दी शो करता है, इसलिए हमको उसके आउटर मोस्ट शेल में, या अगर हम कई सारी बातें हैं इसके ये +1 जल्दी शो करता है, इसलिए हम उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। छोड़ो, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो काम इससे ही हो जाएगा बाबा। तुम्हें यही पूछेगा, अगर पूछता भी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है, क्यों होता है, ये बहुत एनसीईआरटी में भी दिया नहीं है तो क्या पूछेगा, केवल कॉन्फ़िगरेशन दिया है। देखो, अगर हम RH कर दिए, अब आएगा अगला, मौत तक रुकावट रहे राह में पड़े, ओ माय गॉड, PD, ये ससुरा सबसे बदमाश है। इस पे जितने स्टार लगाना चाहो, मैं तो देखता हूं मेरे कितने लगते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होगा जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 जगहों पे होता है। अब मैं दिखाता हूं कि वो 2 जगह कहां। एक तो ये खुद है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, 1s2 2s2 2p6, और क्या आ जाएगा, 3s2 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 में नहीं जाएगा, और क्या हो जाएगा उसके बाद, 5s2 के बाद हम डालेंगे 4d8, ठीक है, क्योंकि 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जो मैंने आपको पीछे सिखाया, या जो आफ्बाउ रूल कहता है उसके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। वो सांप सीढ़ी वाला रूल करोगे तो, मैंने तो उसको यूज नहीं किया, मैं कभी नहीं करता, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ मेथड है जिसके दम पे मैं धुआं कर देता सारे के सारे एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में। और आप देश के किसी भी कोने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखे हो, एक बार हमसे भी सुन के देख लीजिए। अगर आपको मजा ना आ जाए तो आप बताइए कि हाँ सर मजा नहीं आया, आप तो गलत कह रहे थे। नहीं देखता आज के बाद कभी भी नहीं करता, लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता, शेयर, एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। एक बार देख लो और जहां भी पढ़े हो वहां से कंपेयर कर लो, आपको मजा आ जाएगा। देखो मेरे शेरों, आगे की बात। अब इसमें होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। अरे दोनों चले जाते हैं, अरे सर जी पागल कर दोगे क्या? हाँ बिल्कुल भाई, मेरा काम ही तुमको पागल कर देना है केमिस्ट्री के कंटेंट को लेकर के, क्योंकि जितना मैं तुम्हें पागल करूंगा उतना ही एग्जाम में तुम पागल होने से बच पाओगे, और जितना ही मैं तुम्हें लिबड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके छोटी छोटे क्वेश्चन कराता रहूंगा उतना ही तुम्हें एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाला है। तो तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि कहां पागल होना चाहते हो, क्लासरूम में या एग्जाम रूम में। तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा आसान कहां है, क्लासरूम में पागल हो लिया जाए वो ज्यादा सही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर जाता है, मैं जस्टिफाई कर दूंगा क्यों जाता है। दिस इज द 4d10 एंड दिस इज द 5s0। क्यों जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, सुनो। सबसे पहले
तो देसी मेथड जानो, D10 इज मोर स्टेबल देन D8। अब तुम माथा पकड़ लोगे, करे सर क्या जबरदस्ती है यार, कहीं कुछ भी कर दे रहे हो, पीछे क्यों नहीं डाल दिया आपने सारा इलेक्ट्रॉन, जब मोर स्टेबल था तो ये दोनों डाल देते, क्यों नहीं डाला आपने? आप तो पागल ही करके रख दोगे क्या? नहीं बेटा, पागल नहीं कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। देखो यहां क्यों डालता हूं, जरा देखना, बड़ी गजब की इसका जवाब है। सबसे पहला, कई सारा जवाब है, एक एक करके देता। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि अगर किसी बुक में लिखा है कि छत से कूदने पर बड़ा मजा आता है और किसी ने कूद के ट्राई किया, उसके हाथ पांव टूट गए, तो वो किस बात को सच मानेगा? जो उसने प्रैक्टिकली महसूस किया उसे, या जो किताब में लिखा है? 2 कौड़ी के कागज की बुक में लिखी गई बात तभी सच मानी जाएगी जब वो नेचर में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन कर रहा हो, नेचर में होने वाली घटनाओं के साथ रेजोनेंस दिखा रहा हो, उसी के हिसाब से बातें कर रहा हो। अगर कोई बुक इस परमात्मा के बनाए विशाल जगत के अगेंस्ट बात करता है तो वो 2 कौड़ी की किताब है, उसमें लगाओ आग और बाहर फेंको, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सरकार जरा देखना, सबसे पहले इसका डाइपोल मोमेंट निकाला गया। अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5s2, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में लेता, पेज चेंज कर देता, थोड़ा मुझे जगह लगे, या चलो एक एक करके। अगर मैं इसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेता 5s2 4d8, ठीक है, और इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता, देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 2 3 4 5, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो खुद को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और चेक करके देख लेना, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है बे, सब 1 5 के बाद 6 7 8। और अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो इट विल लुक्स लाइक दिस, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 2। जिन भी किसी स्पीसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़े रिएक्टिव होते हैं। अब जो नेचर का पैलेडियम था वो इतना इजीली रिएक्टिव नहीं था, पहला जवाब। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि यह कॉन्फ़िगरेशन परमात्मा के द्वारा बनाए गए पीडी के अगेंस्ट है। अब इसको लेस रिएक्टिव करना है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड करना पड़ेगा। तो यहां से उठा के 2 ठोक दिया यहां, और ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो गया। देखो ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, और यहां कितना हो गया? 0। इससे कोई मतलब नहीं है, तो 5s0 और ये 4d10 हो गया। अब ये जो नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये परमात्मा के द्वारा बनाए गए पीडी को जस्टिफाई कर रहा है, वो लेस रिएक्टिव होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन भी उसे लेस रिएक्टिव बना रहा है। चलो तुम कहो कि सर मजा नहीं आया, तो लो दूसरा जवाब लो, छोड़ो इसको अगर अच्छा नहीं लगा तो। एक शब्द होता है मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है √n(n+2), जहां पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो जब लैब में ले जाकर के इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था 0। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है? 0। यानी कि ये वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब n विच इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाए? 0। कॉन्फ़िगरेशन किया तो देखा कि 5s2 4d8 हो रहा था, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? ये देखो कितने 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 2। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो होना चाहिए, इसमें 2 डाल दो तो √2 इंटू 2 + 2, तो 2 2 4 2 8, यानी कि 2√2 यानी 2 इंटू 1.414। √2 की वैल्यू यही होती ना, तो 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 चौक 8, यानी 2.428 आना चाहिए था।
आना चाहिए था 2.428 और आ रहा था 0। तो बताओ कि लैब सच है या तुम्हारे द्वारा सोची गई बात। सोचने का तुम्हें आजादी है, बट जो तुम सोच रहे हो वो सच है कि गलत, इसका प्रमाण कौन देगा? लैब, लेबोरेटरी देगा। तो लैब में जब चेक किया गया तो इसका डायपोल मोमेंट 0 था और होना कितना चाहिए था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। तो कितना होना चाहिए था? 2.4। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई देखो, ये जो आफबाऊ चाचा ने कॉन्फ़िगरेशन बच्चों को सिखाया है वो पैलेडियम को जस्टिफाई करने के काबिल नहीं है। तो क्या करें? परमात्मा के बनाए पूरे दुनिया में परिवर्तन कर दें, अब पैलेडियम को बदल दें? अबे हट, पैलेडियम कभी नहीं बदलेगा अपने आप में, क्योंकि वो परमात्मा का ही एक अंग है। बदलेगा तो आफबाऊ की वो बोगस थियरी बदलेगी जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वैसे मैं बोगस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उसका कंपेयर नेचर से कर रहा हूं। नेचर के कंपेयर में हम भी बोगस हैं, दुनिया बोगस है, कोई भी हो सब बोगस है नेचर के कंपेयर में, क्योंकि नेचर इटसेल्फ इज अ गॉड। वही नेचर के पास सेंस करने का पावर है, तभी तो अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा रिजल्ट क्रिएट कर देता है। आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। जो आप सोचते हैं वो सब ये ब्रह्मांड एहसास करता है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो एक स्केलर वेव नई खोज हुई है। जब हम जिस तरह के थॉट्स में रहते हैं, हमारा डीएनए उसी ऊर्जा का एक वेव उत्सर्जित करता है, इमिट करता है पूरे ब्रह्मांड में, जिसे स्केलर वेव कहते हैं। और ये स्केलर वेव उस सेम प्रकार की जो सेम टाइप की एनर्जी है उनको हमारी तरफ खींच ले। इसलिए देखो, नेगेटिव लोगों के पास हमेशा नेगेटिविटी, बदमाश लोगों के पास हमेशा बदमाशी, अच्छे लोगों के पास हमेशा अच्छी चीजें आती रहती हैं। ये आप खुद पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखें, तो इसलिए अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो देखो, नेचर में जो था उसका 0 आ रहा था और थियरी वाले का इतना आना चाहिए, तो ये गलत है और नेचर वाला सही है। इसलिए जबरदस्ती मुझे इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा? 0, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं जबरदस्ती उठा के ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालूंगा तभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, अदरवाइज और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसको पूछा जाए तो भारतवर्ष के लगभग पूरे बच्चे, एक की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन का भले 12th में हो, रिपीटर में हो, गलत ही जवाब देंगे। क्या? अगर उनसे आप पीडी का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लो तो कुछ का कुछ तो निकाल देंगे, और अगर उनका गुरु जबरदस्त रहा होगा तो फिर वो सही जवाब भी दे सकते हैं भाई। बट मुझे मालूम है कि ज्यादा लोग गलत ही जवाब देते हैं इसका। अब आगे चलेंगे, पीडी के बाद आता है एजी। तो एजी देखो कॉपर के नीचे आता है, तो अगर कॉपर के नीचे आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर जैसा होगा, सेम ट्रिक लगेगा। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये देखो, सिल्वर देखो कॉपर के नीचे आ रहा है, तो जब सिल्वर कॉपर के नीचे आ रहा है तो बिल्कुल कॉपर जैसा खेल चलेगा। ये देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, सिल्वर की, तो इट इज 47 एजी। यहां कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो जो थोड़ी उल्टी सीधी बातें थी वो कहां से कहां तक चलती हैं, अभी आगे जस्टिफाई कर देता हूं। वो मॉलिब्डेनम के बाद मौत तक रिकॉर्ड आरयू से चल करके पीडी तक जाती हैं, जिसमें थोड़ी ज्यादा उल्टी सीधी बातें हैं। अब फिर से नॉर्मल चलने लगा। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 और 4d जो है कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। हाँ 5s2 4d 9, क्योंकि 38 में 9 जोड़ूंगा तो 47 हो जाएगा। अब जरा देखो, जब तुम चेक करोगे तो यहां पर ऐसा नहीं लिखा होगा, बिल्कुल लिखना भी नहीं चाहिए। अगर मैं 5s2 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो इट लुक्स लाइक दिस, और अगर मैं 4d 9 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जरा देखो ऐसा बनेगा। अब जरा बच्चों बताओ, क्या अगर मैं इसमें देखूं और 5s को यहां लिखूं, 4d को यहां लिखूं, तो 5s तो फुलफिल है,
लेकिन जो 4d9 है वो ना तो फुलफिल है और ना ही हाफ फिल है। अगर मैं आपसे इजाजत लेकर के एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दूं, यानी यहां से यहां, तो ये कैसा हो जाएगा? ये बच्चों बन जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, 5 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, फिर 6 7 8 9 10, ये 4d10 बन जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा बच्चों? ये 5s1 बन जाएगा। अब जरा देखो 5s1 क्या हो गया? हाफ फिल, और ये क्या हो गया? फुल फिल। तो एक हाफ फिल एक फुल फिल, और पहले वाले में ना कि एक तो फुलफिल था बट दूसरा कुछ भी नहीं था, तो दिस कॉम्बिनेशन इज मोर स्टेबल रिलेटिव टू दिस कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो मैंने पीछे 3 पॉइंट बताया था उसका तीसरा पॉइंट यही था कि या तो हाफ फिल सबसेल मोर स्टेबल होते हैं या फुलफिल सबसेल मोर स्टेबल होते हैं। तो अगर कहीं हाफ फिल फुलफिल का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रहा है किसी दूसरे के कंपेयर में, तो उसको स्टेबल मान लिया जाएगा। यहां देखो एक तो फुलफिल था दूसरा कुछ नहीं था, यहां देखो एक फुलफिल है तो दूसरा हाफ फिल भी है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहां डाल दिया जाएगा, तो पूरा ही लिख देता हूं, यानी कि क्या हो जाएगा? सही बात 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5s2, और 5s2 के बाद यहां चला जाएगा और 4d10 हो जाएगा। सॉरी हाँ ठीक, 5s1 एक इलेक्ट्रॉन डाले हो तो यहां से निकल के चला जाएगा और ये 4d10 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे आप ये बात क्लियर कट पाओगे कि क्या दिया है? 5s1 4d10 दिया है। आ क्या रहा था? 5s2 4d9 आ रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। अब बच्चों जरा देखो, इसके बाद जो सर्कल पॉइंट्स थे, अगर आपने नोट्स में बनाया होगा तो देखो W टंगस्टन आ रहा होगा, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। अब बच्चों इस पे भी भर दो स्टार, जितना भर सकते हो भर डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, जितना भर सकते हो भर दो। क्यों? टंगस्टन क्रोमियम और मॉलिब्डेनम के नीचे आ रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल का है, एक ग्रुप के एलिमेंट्स का एक जैसा होता है। तो इसका क्रोमियम और मॉलिब्डेनम के जैसा नहीं होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं यहां लिखूं 1s2, यहां 2s2 2p6, यहां 3s2 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10, 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 के बाद 4d में कितना चला जाएगा? 10, 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 के खुलते ही अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तुम बता दो, दिल से पूछो अपने, कहां जाएगा भाई? 6s2 के खुलते ही इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 5d में जाएगा। मैं इतना घूसा लगाऊंगा ना कि मैं कूट दूंगा पकड़ के अगर तूने इलेक्ट्रॉन कहां डाल दिया? 5d में। क्यों? क्योंकि मैंने चिल्ला के ये बात आपको कम से कम इतनी बार बताई है कि क्या बताऊं, क्या कि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे, मेरे दिल के तारे, मेरे शेरों, इस बात को ध्यान से सुनो। आपको अहबाउ थियरी कोई मदद नहीं करेगी, आपको रंजीत सर की बातें ही हेल्प कर पाएंगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। क्या 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 कि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। 6s 4f का अगला 2s है, देखो 5s है और उसके बाद क्या है? 6s है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अब 4f में जाएगा। 56 के बाद जब हम 14 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 70। अब बचा कितना? 4, उसको कहां डाल देंगे? यहां। अब ये जरा देखो, यहां पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो जरा देखो ये क्या हो जाएगा? 5d5 और 6s1 हो जाएगा। अब जरा यहां तुम 6s1 5d5 लिख दो और यहां तुम 6s1 5d4 लिख दो। 6s1 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, ऐसा बनेगा। 5d5 का 1 2 3
1 2 3 4 5 ऐसा बनेगा, 6s2 का ऐसा बनेगा और 5d4 का ऐसा बनेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसा बनेगा। देखो अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो मोर स्टेबल है, क्योंकि यहां पर 6s1 भी हाफ फिल है, 6s1 क्या है, हाफ फिल्ड है, और 5d5 भी क्या है, हाफ फिल्ड है। यहां पर 6s2 फुल फिल्ड है और 5d4 कुछ भी नहीं है, ना फुल फिल है ना हाफ फिल है। फिर तो ये मोर स्टेबल हुआ ना, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही जो आया है वही सच है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। अब बताओ लो, कितनी बदमाश बात है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है कि टंगस्टन में बिल्कुल भी फुल फिल एंड हाफ फिल वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। कारण, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन उठा के डाल दूं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन, तो 6s में कितना हो जाएगा, 1। अब नेचर वाला जल्दी से क्या दिखाता है, +1, और हो क्या जाएगा, अगर तुम नेचर वाला जल्दी से क्या दिखाता है, +2, और अगर तुमने ट्रांसफर कर दिया जल्दी से क्या दिखा देगा, +1। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे भी हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। और फाइनली आपको याद ही रखना है, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट याद करके इसे जस्टिफाई करो, और चाहे पहले ही इसको याद रख लो, जैसे कि मैंने याद कर रखा है। तो टंगस्टन में फुल फिल और हाफ फिल्ड का सिद्धांत का बिल्कुल भी पालन नहीं होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा पीडी की तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी जो लिखा है वही सच है। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, टंगस्टन के बाद आएगा प्लैटिनम। प्लैटिनम भी एक्सेप्शनल होता है, और क्या है, 78 है एटॉमिक नंबर। प्लैटिनम में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 इसमें 14 डाल दिया, 70 हो गया, बचा कितना, 8 उठा के डाल दिया यहां। अब जब तुम एनसीईआरटी देखोगे तो प्लैटिनम वाले कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा होगा वो आउटरमोस्ट शेल का वो 6s2 5d8 ना लिख करके 6s1 और 5d9 लिखा होगा। तो फिर मैं वही बात लगा दूंगा, कौन सी वाली बात, कि d9 is more close to d10 in compared to d8। फिर आप मुझसे नाराज हो जाओगे, बट आप मुझसे नाराज मत होइए, क्योंकि मैं आपको मजबूत कर रहा हूं। जो टीचर आपको गड्ढे में गिरा सकता हो पढ़े गए कंटेंट में, आपको उससे कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, वो तो आपका मतलब हीरा है, समझ लो। तो ये बिल्कुल भी नाराज मत होइएगा। ऐसा कहां कहां होता है ये मैं बता दूंगा, सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है, कहां कहां, बस प्लैटिनम लास्ट था और कहीं नहीं होता है। अब अगर तुम कहो नहीं सर जी मुझे इसका पूरा जवाब ही दे दो, तो मैं फिर ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट करके आपको जवाब दे दूंगा। तो चाहे जैसे करो, ओवरऑल आपको इस पे अगर अप्रोच बनानी है तो आपको उसको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। और मैं तुम्हें मेमोराइज करने का फंडा बता सकता हूं, याद रखना, समझ में आना कोई मतलब नहीं। मैं अगर एकदम ब्लंट हो जाऊं, मैं बाहर में जाने दो, समझ में आने से कुछ नहीं होता। याद रखना पड़ता है, एक टीचर को भी और एक स्टूडेंट को भी। याद रखने का सिर्फ एक रास्ता है, क्या, आप अपनी चीजों को ही सोचो, उसी में जियो, उसी के बारे में मनन करो, चिंतन करो, याद हो जाएगा। भाई किसी चीज, अगर मैं इस कमरे में कचरा भर दूं तो ना तो ये मेरा बोर्ड आएगा, ना सामने रखा कैमरा आएगा, और ना मेरा ये प्यारा सा पानी का बोतल जिसमें पानी भरा हुआ है पीने के काम आता है।
ये भी नहीं आ पाएगा। मुझे अगर अपने कमरे में इन सब चीजों को रखना है तो कचरा रखने से बचना पड़ेगा। दिमाग में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी आपका स्ट्रीम हो अगर रखना है तो आपको कचरे से बचना पड़ेगा। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कचरा इन बच्चों के दिमाग में अगर कुछ है तो एक रिलेशनशिप, मेरे हिसाब से तो बिगेस्ट प्रॉब्लम। हालांकि मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, रिलेशनशिप कोई बुरी चीज नहीं है, बट याद रखें हर चीज का एक उचित समय होता है। अगर आप 10th के बाद रिलेशनशिप में आ गए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो कलेश करोगे फोन पे कि तूने रात में किससे बात कर रही थी, तेरा फोन बिजी आ रहा था, या वो तुमको बोलेगी तूने उस लड़की से बात क्यों की, तूने उसका डीपी या तूने उसका फोटो लाइक क्यों किया, उस पर कमेंट क्यों। इस तरह की बेहूदी बातों में फंसोगे और उसके बाद तुम्हारा दिमाग जो है 40% परफेक्शन से कम काम करेगा। मिनिमम 40%, जो मेरा एक अंदाजा है इतने सालों से काम करने का, मैंने देखा कि जो बच्चे रिलेशनशिप में जाते हैं उनकी इफिशियंसी 40% से घट जाती है। फिर भैया तुम अपना बच्चों के नाम चुन्नू मुन्नू सोचते रहना और नीट जेई तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा कि तुम फिर झटके खाओगे और रिपीटर में आओगे। बट याद रख लेना, रिपीटर में भी आने से कुछ होता नहीं है कि या तुम कोचिंग बदल दिए या तुम कुछ और कर दिए। भाई खुद में बदलाव करना पड़ता है, तो वो बदलाव इनिशियल लेवल पे कर लो। जो बच्चा 11th में सीरियस है वही कुछ बैंड बजा पाएगा। और मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, वैसे तो मैं मराठी मुझे बहुत अच्छी नहीं आती, सीखने की कोशिश करता हूँ, बट मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि 11th गेला तो नीट गेला। मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे। अब प्लैटिनम की बात होने के बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात करेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो एक्सेप्शनल हैं वो उनको हम ऐसे याद रखेंगे, देखो सी जी एल नाम से, यानी सी स्टैंड्स फॉर सीरियम, जी स्टैंड्स फॉर गैडोलिनियम और एल ए ल्यूटीशियम। अब जरा देखो, इनमें कुछ अलग होता है, बाकी सब में वही होता है जो मैंने आपको सिखा रखा है। तो जो सिखा रखा है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, आपने पीछे देखा था कि 58 था। 58 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम करते हो तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2, 3d10, 4p6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2, 4d10, 5p6, 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2, 56 हो गया। बचा कितना, 56 में 2 बचा, तो यहां तुमने 2 डाला। जब तुम देखोगे तो 5d में 2 ना दिख करके जब एनसीईआरटी चेक करोगे तो तुम्हें दिखेगा 5f में 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर मारना पड़ेगा। अब ऑर्बिटल डायग्राम बार बार नहीं बना रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा था कि ये सीरीज 10th पास किए हुए बच्चों के लिए है, तो थोड़ा डिटेल में धीरे से आराम से सिस्टमैटिक वे में लेके चलेंगे। अब मैं ये मान लेता हूं कि आप थोड़ी इतनी देर देखने के बाद कुछ तो सीखे होंगे ना, तो बार बार ऑर्बिटल डायग्राम अब नहीं बनाऊंगा। तो ये हो गया 5d1 और 5f1 और 6s2, ऐसा होता है। यानी जबरदस्ती 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां डालना पड़ता है, हमको 5f में डालना पड़ता है। कहां डालना पड़ता है, 5f में डालना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका बात करूं तो ये 64 होता है आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। चेक कर लेता हूं। लालू सीमा के बाद प्रीति 59 हो जाएगा, नंदा 60, प्रीति नंदा पीएम 61, संग 62, यूरोपियन 63, गार्डन 64 इज द राइट आंसर। 64 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2, 2s2, 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2, 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2, 3d10, 4p6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2, 5s2 के बाद क्या आ जाएगा 4d10, 5p6, 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा,
6s2 56 हो गया, बचा कितना 56 के बाद 4 60 4 64 8 बचा। तो 8 कहां डाल दोगे 4f में। लेकिन जरा यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 5d में डाल दूं तो एक बहुत अच्छी घटना होगी। 4d 8 के बजाय ये 4f7 हो जाएगा, ये 5d1 हो जाएगा, ये 6s2 हो जाएगा। तो तुम मुझसे दोनों सवालों को जवाब दूंगा, घबराइएगा मत आप कि मैंने इसमें क्यों डाला, मैंने इसमें क्यों डाला, इनका जवाब देता हूं एक एक करके। ल्यूटीशियम इट्स 71, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 56 हो गया, तो 14 डाल दिया 70 हो गया, बचा एक कहां डालूं 5d में ही डालना पड़ेगा। तो यहां तो कोई इश्यू नहीं है, यहां तो ऐसे ही करना पड़ेगा, जो मैंने सिखाया है उससे भी चलोगे तो यही करना पड़ेगा। इन दोनों में जो मैंने सिखाया है, पहला लेक्चर इससे पहले वाला, उससे चलोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए तो मैं अलग से प्रो लेवल पे दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ले रहा ना। अब जरा देखो, अगर बच्चों जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो सबके सब +3 दिखाते हैं इजिली, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उनमें भी इनमें इसमें +3 बहुत इजिली दिखता है, सीरियम में बड़ी साइज होती है। तो +3 दिखाने के लिए मुझे बाहर के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। अब कोई कहते बाहर का सेल तो सिर्फ 6s है, 5d को आप बाहर क्यों मान रहे हो, क्योंकि 6s छठे सेल का सबसेल है और 5d पांचवें सेल का सबसेल है। तो सर बाहर का तो 6s है, 5d नहीं है। सही कह रहे हो, लेकिन गलत कह रहे हो। ns और n-1d की एनर्जी क्या होती है, सेम। अब अगर ns और n-1d की एनर्जी सेम होगी तो उनको आउटर मोस्ट शेल की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। आगे 12वीं में पढ़ोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बच नहीं पाओगे। 12वीं में जाओगे तो मेरी बातें याद आएंगी, तुम वापस उस लेक्चर पे आओगे। अगर कहीं भी बाहर किसी भी कोने में पढ़ रहे होगे तो ये बातें आपको क्योंकि जब 12वीं में आप उल्टा सीधा क्या करते हैं लोग, वो एनसीईआरटी खोल के पढ़ देते हैं, बात खत्म हो जाती। बच्चे को कुछ समझता नहीं, ना बच्चा कुछ पूछता है, ना लोग उसको कुछ ज्यादा बताते हैं। इसलिए इनऑर्गेनिक को जब घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाता उसका। देखो अब क्योंकि ये +3 दिखाता है, इसलिए जस्टिफाई करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां डाल दिया हमने, ठीक है, इसका जवाब हो गया। आगे चलेंगे, अभी इसका एक और वर्जन दूंगा। ये तो मैं एनसीईआरटी जो कि हमारा गाइडलाइन है उसमें जो लिखा है उसको रेफरेंस मानते हुए बातें बोल रहा हूं। अभी मैं इसको और बेहतरीन तरीके से बोल सकता हूं, और टाइम लगेगा तो बोल देंगे। देखो यहां पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4f7 हाफ फिल्ड है और यहां अगर 4 और 4fd हाफ फिल्ड नहीं है, तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन भगाने पर ये फुल फिल या हाफ फिल बन रहा है तो मच मोर स्टेबल कंडीशन है ना, इसलिए इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां भेज दिया। और दूसरा और भी जस्टिफाई कर सकता हूं, ये भी +3 दिखाता है, बाकी भी +3 दिखाते हैं, लेकिन बाकियों में नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं, उसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए, अब आएगा 12वीं में एफ ब्लॉक पूरा सिलेबस का पार्ट है। तो अभी तुम केवल जो एनसीईआरटी कॉन्फ़िगरेशन को जस्टिफाई करती है उसे मैं बोल देता हूं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है, अब हो गया भाई, सीजीएल एक एग्जाम होता है, जानते ही होंगे सरकारी नौकरियों के लिए, तो उससे ये ट्रिक बन जाता है। C स्टैंड्स फॉर सीरियम, G स्टैंड्स फॉर गैडोलिनियम और L स्टैंड्स फॉर ल्यूटीशियम। मेरे को तो ऐसे याद रहता है। अब जरा आप देखो, आगे चलेंगे और लास्ट होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। एक्टिनॉइड सीरीज में क्या था, एक था पैदल चलने वाला, उसने नेपाल, अब आगे मत बोलना, नेपाल में कौन आता है, काठमांडू, उसने नेपाल से काठमांडू ले रखा है। ये एक्सेप्शनल है, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन वैसे नहीं आता है
जो अफबाउ के सिद्धांत है उनके बिहाफ पे अगर आपने इनका कॉन्फ़िगरेशन किया तो आप गए काम से। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? आप इसे याद रखना आसान बात नहीं है। अगर इन्हें याद रखना है तो आपको इसमें जीना पड़ेगा। मुझे कैसे याद है? मैं इसको जिया हूं इसलिए मुझे याद है। आपको भी अगर याद रखना है तो आपको इसको जीना पड़ेगा। पढ़ के ये कभी याद नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? इससे पहले एक आता है ना, तो हम ऐसे बना देंगे जिंगल। एक था पैदल चलने वाला, उसने नेपाल से काठमांडू ले रखा है। लाइट कट गई। बच्चों सुबह शूट करते करते क्या हुआ कि अचानक से लाइट कट गई और ये 4 के एलिमेंट बचे रह गए आपके लिए। तो मैं इसे कोचिंग में ही फटाफट निपटा देता हूँ। अभी सारे बच्चों की छुट्टी हो गई है। वैसे मेरे आजू बाजू ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो खा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। चलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं फटाक से। देखिए एक्टिनॉइड में ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। प्यारे बच्चे, अगर मैं इसका करूँ तो देखो नियम से क्या आना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 होते ही बच्चों कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? कुल हो जाते हैं 56। अब बचा कितना? 14 यहाँ डाल दूंगा तो 70 हो गया। बचा कितना? 10 यहाँ डाल दूंगा तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब जरा गौर पूर्वक देखिएगा, 6p6 पे कितना हो जाएगा? 86। 6d में नहीं जाएगा, 6f में नहीं जाएगा, 7s2 पे हो जाता है 88। अब 88 के बाद बचता है कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो उसे कहाँ जाना चाहिए? 5f में जाना चाहिए। लेकिन जब आप NCERT देखेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 5f में न जा करके वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बच्चों? 6d में जाते हैं। तो ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि थोरियम जो है वो +4 भी दिखाता है। तो उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्विंस करने के लिए, क्योंकि परमात्मा की बनाई दुनिया में जो थोरियम है वो +4 में शो होता है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्विंस करने के लिए हमें ज़बरदस्ती दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने पड़ते हैं? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ट्रांसफ़र करने की स्थिति सिर्फ 2 जगह आती है। एक तो PD में आती है और एक कहाँ पर आती है बच्चों? एक आती है थोरियम में। अब देख लीजिए बाकी ये PA U NP और CM, इनमें भी क्या होता है कि नॉर्मल रूल नहीं चलता है। इसमें भी क्या करना पड़ता है? देखो जैसे ये 91 है तो मैं 1s2 डॉट 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 करते आओगे और यहाँ क्या करोगे? 7s2 पे क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और जब 7s2 पे कितना हो जाएगा? 88। तो बचे कितने? 88 के बाद 3 बचे, तो वो तीनों नियमतः कहाँ जाने चाहिए? 5f में। बट 5f में 2 मिलेगा और 6d में 1 मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या दिखाता है? +3। इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्विंस करने के लिए जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन कहाँ डालना पड़ता है? बाहर डालना पड़ता है। अब बच्चों उसी सिरे में हम लोग आगे चलेंगे और भी बातों को देखेंगे। 92 में भी ठीक इसी तरह से करना पड़ता है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? 7s2, तो क्या हो जाएगा? 88। 5f में कितना जाना चाहिए था? 4, लेकिन यहाँ पे 3 जा करके 6d क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से अपन 93 में आएंगे, 92 के बाद 93 में आएंगे तो क्या हो जाएगा? 7s2। 5f में कितना जाना चाहिए था? इसमें कितना जाना चाहिए था? 5, लेकिन होगा कितना? 4। और 6d में कितना हो जाएगा? 1। और 96 में अगर देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? 7s2 पे 88 होता है। अब 88 के बाद 96 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 88 के बाद 96 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, लेकिन 8 के 8 5f में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 7 डाल दूं तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है। तो 2 कारण हैं। पहला,
तो हाफ फील्ड सक्शल मोर स्टेबल होते हैं इसलिए, और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती निकाल के डाल देते हैं 6d में, जो इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्विंस करता है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और आप देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है और आप वीडियो को देखें, समझें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।